माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आपका टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको विद्युत रोधी एवं अर्धचालक पदार्थों के प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम विद्युत रोधी पदार्थों के लिए बताते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधकता पर ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि विद्युत रोधी पदार्थों के ताप में वृद्धि होती है तो इसकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटती है और ताप में कमी करने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। तथा यह देखा गया है कि परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन ताप पर इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो जाती है और चालकता घटकर 0 हो जाती है। तो विद्युत रोधी पदार्थों के ताप में वृद्धि होने से विद्युत रोधी पदार्थों के ताप में विद्युत रोधी यानी कुचालक पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थों के ताप में वृद्धि करने से इनकी प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से कमी आती है। चरघातांकी रूप से कमी आती है। जबकि ताप में कमी करने से प्रतिरोधकता कमी करने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। तथा 0 केल्विन ताप पर प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो जाती है तथा 0 केल्विन तथा परम ताप पर 0 केल्विन ताप पर प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक हो जाता है। प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक हो जाता है तथा चालकता शून्य होती है। चालकता शून्य हो जाती है। तो इससे ज्ञात होता है कि कुचालकों के अर्थात विद्युत रोधी पदार्थों के ताप में
वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने से इनकी प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से कमी आती है। यानी ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ताप के बढ़ने से प्रतिरोधकता में कमी आएगी। लेकिन अगर ताप में कमी करते हैं तो ताप में कमी करने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है और ताप का मान न्यून कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, अर्थात जब ताप 0 केल्विन कर दिया जाता है तो 0 केल्विन तापमान की प्रतिरोधकता का मान बहुत अधिक हो जाता है तथा चालकता घटकर 0 हो जाती है। ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ताप के साथ ताप में वृद्धि के साथ ताप के साथ प्रतिरोधकता के ताप के साथ प्रतिरोधकता का मान निम्न सूत्र से दिया जाता है। निम्न सूत्र से दिया जाता है, अर्थात रो इज इक्वल रो जीरो रो इज इक्वल रो जीरो इंटू ई रेज़ टू पावर Eg by 2 kT। तो इस तरह से ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता के मान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। रो इक्वल टू रो जीरो ई रेज़ टू पावर Eg by 2 kT। यहाँ रो जीरो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता है, रो यह T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। यहाँ T केल्विन में ताप का मान, केल्विन में ताप का मान के बोल्ट्जमान्यतांक के बोल्ट्जमान्यतांक तथा Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल है। वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात सेवजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान, इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रतिरोधकता के मान में चरघातांकी रूप से कमी होती है। इसी तरह अर्धचालक पदार्थों के लिए भी प्रतिरोधकता का ताप के साथ कैसे मान प्रभावित होता है उसका भी अध्ययन करते हैं। अर्धचालकों के लिए अर्धचालकों के लिए और सेमीकंडक्टर
ये देखा गया है कि अगर अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करते हैं तो इनके सहसंयोजक बंध टूटने से इनमें आवेश वाहकों अर्थात इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में चरघातांकी रूप में वृद्धि होती है तो इनके प्रतिरोधकता में कमी आती है और चालकता में वृद्धि होती है। और चालकों के ताप में वृद्धि करने से अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने से इनमें इनके सहसंयोजक बंध के टूटने से आवेश वाहकों अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा होलों तथा होलों की संख्या में वृद्धि होती है की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। जिससे प्रतिरोधकता में कमी आती है, जिससे इनके प्रतिरोधकता के मान में कमी होती है। प्रतिरोधकता के मान में कमी होती है एवं चालकता में वृद्धि होती है। तो प्रतिरोधक ताप में वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता को निम्न ग्राफ से दर्शाया जाता है। ताप वृद्धि के साथ इनके प्रतिरोधकता को निम्न आरेख से दर्शाया जाता है। निम्न आरेख से दर्शाया जाता है। तो इससे ज्ञात होता है कि अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करते हैं तो इनके सहसंयोजक बंध टूटते जाते हैं और सहसंयोजक बंधों के टूटने से आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या ये चरघातांकी रूप से बढ़ती जाती है। और जब होलों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, तो इनके प्रतिरोधकता में मान में कमी आती है और चालकता में
वृद्धि होती है। तो ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता को निम्न आरेख से दर्शाया जाता है। प्रतिरोधकता को y एक्सिस पे और ताप को x एक्सिस पे लेकर के इसमें ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ खींचे जाने से जो आरेख प्राप्त होता है, इससे अज्ञात होता है कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। तो यह ज्ञात होता है कि अर्धचालक के ताप में अगर वृद्धि करते हैं तो अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने से इनके सहसंयोजक बंध टूटते जाते हैं, जिससे आवेश वाहकों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती जाती है। इस तरह इनके प्रतिरोधकता में कमी और चालकता में वृद्धि होती है। अब हम अर्धचालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी अच्छा, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि कुछ धातुओं एवं मिश्र धातुओं के ताप में अगर कमी करते जाएं तो एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है एवं चालकता बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को अर्धचालकता कहते हैं। और जिस ताप पर यह घटना होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं में यह पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर इनके प्रतिरोधकता के मान में तेजी से कमी आती है। इनके प्रतिरोधकता के मान में तेजी से कमी आती है तथा चालकता में वृद्धि होती है तथा चालकता बहुत अधिक हो जाती है। चालकता बहुत अधिक हो जाती है
ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। को अतिचालकता कहते हैं। जिस ताप पर यह घटना होती है, जिस ताप पर यह घटना होती है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। इसे टीसी से दर्शाते हैं। इसे टीसी से दर्शाते हैं। पारे के लिए क्रांतिक ताप का मान, पारे के लिए क्रांतिक ताप का मान, क्रांतिक ताप का मान 4.2 केल्विन होता है। तो इस तरह देखते हैं कि प्रकृति में कुछ धातुएं अथवा मिश्र धातुएं हैं जिनमें यह देखा गया है कि इनके ताप में अगर कमी करते जाएं तो एक निश्चित ताप पर इनके प्रतिरोधकता के मान में तेजी से कमी आती है, अर्थात इनकी प्रतिरोधकता का मान लगभग शून्य रहता है तथा चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो एक न्यूनतम ताप पर प्रतिरोधकता के घट जाने से चालकता बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थों को अचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस घटना को अचालकता कहते हैं। और जिस ताप पर यह घटना होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप को टीसी से दर्शाते हैं। पारे के लिए क्रांतिक ताप का मान 4.2 केल्विन पाया गया है। तो यह ज्ञात होता है कि कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के ताप में अगर बहुत कमी कर दिया जाए, ताप बिल्कुल कम कर दिया जाता है, तो एक निश्चित न्यून ताप पर इनकी प्रतिरोधकता बिल्कुल घट जाती है। प्रतिरोधकता का मान घट के शून्य रहता है और चालकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे पदार्थों को ही अचालक पदार्थ कहते हैं और इस घटना को ही अचालकता कहते हैं। जिस ताप पर घटना होती है उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। पारे के लिए इसका मान 4.2 केल्विन पाया गया है। इसी तरह कुछ और भी ऐसे धातु एवं मिश्र धातु हैं जिनका भी एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता घट के शून्य रहती है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताते हैं जो प्रतिरोधकता एवं ताप से रिलेटेड है। क्वेश्चन इसमें है किस ताप पर तांबे के किस ताप पर तांबे
के एक तार का प्रतिरोध इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध के मान का किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध के मान का दुगना हो जाएगा, जबकि तांबे के तार के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान तांबे के तार के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 4 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर तांबे के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है। प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा दर्शाते हैं, तो अल्फा का मान 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जिसे हम प्रारंभिक ताप मान रहा हूं T1 पर, इसका जो प्रतिरोध है वो R1 लेते हैं। और किसी ताप T2 पर इसका जो प्रतिरोध है वो RT2 होता है। तो T1 ताप पर प्रतिरोध RT1, अर्थात इसको R लेते हैं, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका जो प्रतिरोध होगा RT2 वो 2R हो जाएगा। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जिसे हम प्रारंभिक ताप T1 मान रहे हैं, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध RT1 अर्थात R है, तो किसी अज्ञात ताप T2 पर इसका प्रतिरोध 2R हो जाएगा। जिसे इसमें प्रश्न में कहा गया है कि वह कौन सा ताप है जिस पर तांबे के तार का प्रतिरोध इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध की मान का दुगना हो जाएगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध R लें, तो उस अज्ञात ताप T2 पर इसका प्रतिरोध 2R होगा। और यहां हम सूत्र जानते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा = R2 - R1 बाई R1 × ΔT होता है। प्रारंभिक ताप यहां पर T1 लिए हैं और प्रारंभिक प्रतिरोध को यहां R से दर्शा रहे हैं, RT1 से, और इस ताप को RT2 से। तो RT2 - RT1, तो यहां से अल्फा = R2 का मान, RT2 का मान लेते हैं 2R और RT1 का मान R बाई R × ΔT, या अल्फा = R/ΔT
आर इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह आर से आर तो कैंसिल जाता है, या यह कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल अल्फा। अब डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा है, तो डेल्टा टी के स्थान पर लिख सकते हैं T2 माइनस T1। डेल्टा टी यहाँ तापांतर है, अंतिम और प्रारंभिक ताप का अंतर। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू अल्फा, T2 माइनस T1 इक्वल टू अल्फा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल, T1 के प्लेस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, और अल्फा की वैल्यू यहां पे देख रहे हैं 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको पक्षांतर करते हैं, तो डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई अल्फा, या T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 बाई अल्फा। क्योंकि डेल्टा टी को यहाँ ऊपर ले आएंगे तो अल्फा नीचे भाग में जाता है, तो डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई अल्फा, या T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो T2 इज इक्वल, T2 माइनस 0 इज इक्वल 1 बाई 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो T2 इज इक्वल 1 बाई 4 इंटू 10 पावर 3, यानी 1000 बाई 4, अर्थात ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। यानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध आर है, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध के मान का दुगना हो जाता है। तो इस तरह इसका अंतिम ताप 250 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। इसी तरह एक अन्य प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, यदि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। कमरे के ताप अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, तो प्रायोगिक ताप पर प्रायोगिक ताप का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात वो ताप ज्ञात कीजिए जिस पर इसका प्रतिरोध 100 ओम से बढ़कर 117 ओम हो जाता है, जबकि प्रतिरोधक तार के लिए प्रतिरोधक तार के लिए 1
प्रतिरोध ताप गुणांक का मान, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 1.7 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर देखते हैं कि अल्फा का मान इसमें दिया है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान 1.7 गुणे 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका प्रारंभिक ताप T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और इस प्रारंभिक ताप T1 पर प्रतिरोध का मान R1 100 ओम है। वो हमें ताप ज्ञात करना है T2 जिस पर प्रतिरोध का मान 117 ओम है। तो यहां पर हमारे पास सूत्र है R2 = R1 × 1 + अल्फा डेल्टा T। तो R2 मान यहां लेते हैं 117, R1 की प्लेस लेते हैं 100 × 1 + अल्फा डेल्टा T। तो इसका मान 117 - 100 117/100 = 1 + अल्फा डेल्टा T, या 1.17 = 1 + अल्फा डेल्टा T, या अल्फा या 1.17 - 1 = अल्फा डेल्टा T, या यहां से कह सकते हैं अल्फा डेल्टा T = 0.17, या तापांतर डेल्टा T = 0.17/अल्फा, या डेल्टा T = 0.17 यहाँ अल्फा वैल्यू रखते हैं 1.7 × 10⁻⁴। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा T = 0.17 × 10⁻³ अब ये 0.17 से कैसे रहता है, तो डेल्टा T = 10⁻³ यानी आ गया 1000। तो डेल्टा T = 1000, और डेल्टा T जो है तापांतर है, यानी T2 - T1 = 1000। तो T2 - T1 का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T2 - 27 = 1000, या T2 = 1000 + 27, या ये कह सकते हो कि जो अंतिम ताप इसका T2 होगा तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा। इस तरह इस सूत्र की सहायता से इसके अंतिम ताप T2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी पर हम आज की क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।